नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की दुनिया में। और अपनी शुरुआत के लिए हम सबसे पहले ग्रुप 15 को समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक बड़ा सवाल है ना? जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो फर्टिलाइजर हमारे खाने को उगाता है और जो डीएनए हमें बनाता है, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब छिपा है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, इसका एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पी ब्लॉक क्या है, फिर हम ग्रुप 15 के खास परिवार से मिलेंगे। उसके बाद हम उनके एटॉमिक ट्रेंड्स को समझेंगे और आखिर में उनकी केमिकल रिएक्टिविटी की दुनिया में गोता लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टॉप है पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से 18 तक का ये जो एरिया है ना, यही है पी ब्लॉक। और ये केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत खास है, क्योंकि यहीं पर हमें तरह तरह के गुण वाले एलिमेंट्स का एक कमाल का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं? देखिए, इनकी पहचान है इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ns² np 1 से 6 होता है। अब इस कोड से घबराना बिल्कुल नहीं है। आसान भाषा में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इन एटम्स का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी नाम के एक खास घर में यानी ऑर्बिटल में जाता है। और बस यही एक छोटी सी बात इन्हें इतने अलग अलग और मजेदार गुण देती है। तभी तो हमें एक ही ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स सब कुछ मिल जाता है। चलिए अब सीधे ग्रुप 15 में चलते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प परिवार है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे हम इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, हमें नॉन मेटल से मेटल की तरफ एक बहुत साफ बदलाव दिखाई देता है। यहाँ पर जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है ये बदलाव। देखिए, ग्रुप 15 की शुरुआत होती है जाने पहचाने नॉन मेटल्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से। फिर हम आते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी पर, जो मेटलॉइड्स हैं। मतलब इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुण हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं बिस्मिथ पर, जो एक टिपिकल मेटल है। एक ही परिवार में ये जो धीरे धीरे बदलाव आता है, यही ग्रुप 15 को इतना खास बनाता है। ये एलिमेंट्स सिर्फ किताबों में बंद नहीं हैं, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। नाइट्रोजन, जिससे हम सांस लेते हैं, वो हमारी हवा का 78% हिस्सा है और हमारे शरीर में प्रोटीन का बेस है। फॉस्फोरस हमारी हड्डियों में है, हमारे डीएनए में है। और बाकी के एलिमेंट्स जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हमें जमीन के नीचे चट्टानों और खनिजों में मिलते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इन एलिमेंट्स के बेसिक गुणों को समझते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स की बनावट से, क्योंकि सारी कहानी की जड़ वही है। चिंता मत करिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये है सबसे जरूरी बात। ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns² np3 पर खत्म होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनका p ऑर्बिटल ठीक आधा भरा हुआ है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे रस्साकशी के खेल में एक टीम पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है, और यही स्टेबिलिटी इसके ज्यादातर गुणों को तय करती है। अब एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे हम ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे यानी नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं, तो क्या इन एटम्स का साइज बढ़ता होगा, घटता होगा या उतना ही रहता होगा? चलिए पता करते हैं। और जवाब है साइज बढ़ता है। आप इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे उतरते हैं, हर एलिमेंट एक एक्स्ट्रा कपड़ों की परत या कह लें कि इलेक्ट्रॉन शेल पहन लेता है। जितनी ज्यादा परतें उतना बड़ा साइज। इसीलिए तो बिस्मुथ इस ग्रुप का सबसे बड़ा एलिमेंट है। अगला कॉन्सेप्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये बस वो एनर्जी है जो किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को छीनने के लिए चाहिए। मतलब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को कितनी मजबूती से पकड़ कर रखता है। अब ग्रुप 15 में जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, तो उसे निकालना आसान हो जाता है। इसीलिए ग्रुप में नीचे जाने पर यह एनर्जी घटती है। पर एक बात याद रखिएगा, इनके स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल की वजह से ग्रुप 15 से इलेक्ट्रॉन छीनना इनके पड़ोसी ग्रुप 14 के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल। तो अब जब हम एटम्स की बनावट समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसका असर उनके बर्ताव पर, मतलब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर कैसे पड़ता है। अब हम उनकी केमिकल रिएक्टिविटी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को आप एक तरह का चार्ज समझ सकते हैं, जो एक एटम किसी कंपाउंड में बनाना पसंद करता है। ग्रुप 15 के लिए मैजिक नंबर्स हैं -3, +3 और +5।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी ट्रेंड है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, बाहरी एटम्स थोड़े आलसी हो जाते हैं। वे अपने पांचों बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में भेजना पसंद नहीं करते। वे सिर्फ 3 को भेजना पसंद करते हैं, जिससे +3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस आलस को ही इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। हर परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जो थोड़ा अलग होता है ना। ग्रुप 15 में वो सदस्य है नाइट्रोजन। चलिए जरा देखते हैं कि नाइट्रोजन इतना अलग क्यों है और उसमें ऐसी क्या खास बातें हैं। ये स्लाइड सारे अंतर को बहुत अच्छे से दिखाती है। नाइट्रोजन बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सबसे ज़रूरी बात, इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं हैं। इन d ऑर्बिटल्स की कमी इसकी बॉन्ड बनाने की ताकत को लिमिट कर देती है। पर इसका छोटा साइज ही इसकी सुपर पावर भी है। इसकी वजह से ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के इतने करीब आ पाता है कि दोनों मिलकर एक ज़बरदस्त मजबूत ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। इस स्पेशल बॉन्ड को p-pi बॉन्ड कहते हैं, और ये ऐसा कुछ है जो इस ग्रुप के बड़े एलिमेंट्स नहीं कर पाते। सोचिए कि 2 चीज़ों को 3 मजबूत जंजीरों से बांधा गया है। उन्हें तोड़ने के लिए कितनी ज़्यादा ताकत लगेगी, है ना? बस यही कहानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की है। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिसे बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। और यही वजह है कि हमारे आसपास जो 78% नाइट्रोजन गैस है, वो इतनी शांत और इनर्ट रहती है, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अब तक जो भी सीखा है उसे एक असली सवाल पर लगाकर देखते हैं। सवाल ये है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाता है, पर फिर वो NCl5 जैसा कोई कंपाउंड क्यों नहीं बना पाता? जरा सोचिए, जवाब इसकी अनोखी बनावट में ही छिपा है। चलिए इसका जवाब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नाइट्रोजन का जो सबसे बाहरी शेल है, उसमें बॉन्डिंग के लिए सिर्फ 4 ही स्लॉट या जगहें होती हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स। अब NCl5 जैसे 5 बॉन्ड बनाने के लिए उसे और जगह चाहिए होगी, जिसके लिए d ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ती है। पर नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं, इसलिए बेचारा नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, 5 नहीं। वो अपनी बॉन्ड बनाने की क्षमता को 4 से आगे बढ़ा ही नहीं सकता। जब ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो सबके सब EH3 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि बहुत ही मशहूर अमोनिया NH3। यहाँ भी एक साफ ट्रेंड है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, इन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। अमोनिया काफ़ी स्टेबल है, जबकि बिस्मथीन BiH3 इतना अनस्टेबल है कि वो एक बहुत ही ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। चलिए एक छोटा से रिकैप हो जाए। हमने शुरू में एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट की बात की थी, याद है? ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना स्टेबल क्यों होता है? वो क्या चीज़ थी? और यही है वो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है। सब कुछ घूम फिरकर इसी ns² np3 कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाता है। वो जो आधा भरा p ऑर्बिटल है ना, वही वो क्यों है जो हमें इस ग्रुप के सारे ट्रेंड्स और गुणों को समझने में मदद करता है। ये इस पूरे ग्रुप की कहानी की नींव है। आज हमने देखा कि कैसे केमिस्ट्री के कुछ ना दिखने वाले नियम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, हमारे आसपास की दुनिया में कितने बड़े और असल बदलाव लाते हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि और न जाने ऐसे कितने छुपे हुए पैटर्न्स हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं और बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस सवाल के साथ आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं।